एंटी लॉग निकालना है, एंटी का लॉग है नहीं, किसका चाहिए, -2.7 का एंटी लॉग चाहिए, 10⁻⁻2.7 प्लस 3 माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 माइनस 3, इसको सॉल्व कर देंगे, 10⁻0.3 इंटू 10⁻⁻3 तो ये हो जाएगा 0.3 किसका लॉग है, 2 का, तो 0.3 का एंटी लॉग क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁻3 आया था। चलो अगला वाला, एंटी लॉग ऑफ -4.16, हाँ एंटी लॉग -4.16, ये हो जाएगा 10⁻⁻4.16 प्लस 5 -5 प्लस 5 -5, ठीक है जी। तो ऐड कर दो 10⁻⁻4.16 में 5 ऐड करो, 0.84 बचेगा, है ना, 100 में से 16 गया, 84 बचेगा, इंटू 10⁻⁻5। अब 10⁻0.84 किसका लॉग है, 84 7 का, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻5। अगला -5.4, हाँ एंटी लॉग -5.4, किसी को डाउट तो नहीं है पीछे वाले में, आ गया था ना, हो तो पूछ लेना बेटा, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, है ना। एंटी लॉग -5.4 10⁻⁻5.4 प्लस 6 माइनस 6, एक बड़ा नंबर लेके प्लस माइनस कर देना, प्लस 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 10⁻0.6 इंटू 10⁻⁻6। अब प्रॉब्लम ये 0.6 तो अपन नहीं देखे कहीं भी, तो इसको कैसे निकालें, तो अपन क्या करेंगे, इसके आसपास के लॉग वगैरह ढूंढना शुरू करेंगे, आसपास के लॉग, आसपास के लॉग जैसे क्या क्या जानते हैं अपन, जानते हैं लॉग 3.48 होता है ना, अपन जानते हैं लॉग 5 कल पढ़ा था 0.7 होता है, मेरे को क्या नंबर चाहिए 0.6, जो कहां आएगा 3 और 4 के मतलब 3 और 5 के बीच, 3 और 5 के बीच क्या है, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं ना, डेसिमल फैसिमल मिला के, लेकिन एक अपन 4 से ट्राई मारना शुरू करते हैं, वो अपना नियरेस्ट लग रहा है, तो 4 से ट्राई मारना शुरू करते हैं अपन, आ जाओ। तो आ जाओ, log 4 log 2 का स्क्वायर, अगर अब मैं ये सब नहीं करता हूं तो मेरे पास और कौन सा मेथड है, टेबल, जो नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है अपने लिए, है ना, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अच्छा, जो आईएससी वाले हैं बोर्ड में तो अवेलेबल है, लेकिन जेई में फिर नहीं है, तो अल्टीमेटली तुम्हें सीखना तो पड़ेगा ही, है ना, तो 2 टाइप्स ऑफ log 2, 2 टाइम्स ऑफ 0.3 कितना हो गया 0.6, अरे वाह, log 4 कितना है 0.6, 4 का log 0.6, 0.6 का एंटी log 4, सिंपल, तो 0.6 का एंटी log कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 10⁻⁻6, यहां कहीं लिख लेना log 4 बराबर 0.6 है ना, तो तुम्हें ध्यान रहेगा। अगला क्या है भाई, एंटी लॉग ऑफ -6.1, एंटी लॉग -6.1 बराबर 10⁻⁻6.1, क्या करूं इसमें भाई, आगे बोलो, +7 -7, एक साथ ऐड करेंगे और एक साथ रिमूव करेंगे, +7 -7, तो ये हो जाएगा 10⁻0.9 इंटू 10⁻⁻7। नाउ 0.9, वो -7 तो चलो ठीक है मैनेजेबल है, 0.9 क्या है, 0.9 किसका लॉग है, किसका है नहीं पता, हमला नहीं मालूमगा, है ना, तो कैसे करेंगे, ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे, सोचेंगे, इसके आसपास का लॉग का वैल्यू किसी का याद है क्या,
10 का log 1, 1 से 10 से छोटा होगा, है ना। और कौन सा log जानते हैं अपन? log 7 जानते हैं, log 7.84। फिर अपन जानते हैं log 10 1। अपन कौन सा नंबर ढूंढ रहे हैं? 0.9, जो कहा आएगा 7 और 10 के बीच। 7 और 10 के बीच दो नंबर, कौन कौन सा? 8 और 9। ये किसके ज्यादा करीब लग रहा है तुमको? अबे 10 से तो 0.1 की दूरी है और 7 से 0.06 की दूरी, तो किसके ज्यादा करीब है? 10 के कैसे करीब हुआ? 7 के करीब है ना ज्यादा। हाँ भाई, ये 0.84 है, ये 0.90 है और ये 0.1 है, तो इन दोनों में तो 0.1 का डिफरेंस है और इन दोनों में 0.06 का डिफरेंस है, तो 7 के ज्यादा करीब है ना। तो 7 के ज्यादा करीब है, तो 7 के करीब वाला नंबर 8। तो लेट्स ट्राई विथ 8, देखते हैं, है ना। तो आ जाओ 8 का लॉग निकाल के देखता हूं मैं। अरे ये बच गया क्या ये सब? तो आ जाओ, log 8 बराबर log 2 का क्यूब। 2 का क्यूब यानी 3 टाइम्स ऑफ log 2। log 2 की वैल्यू 0.3, 3 टाइम्स ऑफ 0.3 कितना आ जाएगा? 0.9 आ गया, देखो भाई, है ना। तो ये पुट कर देंगे अपन, तो 10 टू द पावर 0.9 की जगह 8 का log 0.9, 0.9 का एंटी लॉग 8, तो मैं यहां पुट कर दूंगा 8 इंटू 10 टू द पावर -7। हो गया? और दिया था कुछ? इतना ही था। अब मान लो जैसे मैं तुम्हें 1 दे दूं एंटी लॉग, आखिरी निकाल के दिखाना। एंटी लॉग -1.45 ये दे दिया। एंटी लॉग -1.45, लगाओ दिमाग कैसे करोगे। एंटी लॉग -1.45, चलो बेटा ये एंटी लॉग खत्म होगा तो इसके बाद मेन चैप्टर अपन शुरू करेंगे। ये तो खैर इसमें यूज होने वाला टूल है एक। कैसे करें? कुछ आ रहा है किसी के दिमाग में? सर ये तो गंदा हो गया सर। हाँ ये तो लॉग साला 4 भी नहीं है, लॉग 3 भी नहीं है, बहुत तकलीफ है। तो आओ देखें फिर कैसे करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर -1.45 प्लस 2 -2। एक बड़ा नंबर ऐड कर दिए, एक बड़ा। अरे बहुत बढ़िया आत्मिका, वेरी गुड यार। ऐसे खचखच यहां नहीं करता ना, ऐसा ऐसा से कर रहा था क्या कुछ? यहां नहीं किया ना, वहां कर रहा है। एक ये वाली लाइट भी रह गई थी, आज जलाना होगा। अरे जली नहीं आ रही। वो वायर निकल गया, बहुत सारे वायर हैं इधर उधर, कोई ना कोई छूट जाता है। हाँ 10 टू द पावर 0.55 इंटू 10 टू द पावर -2 यहां तक ले आओगे। अब ये जो 0.55 है, तो ये तो कहीं याद नहीं आ रहा है मेरे को यार, है नहीं। मेरे को आता है क्या? log 3 आता है मेरे को। क्या है वो? 0.48। और अभी अभी मैंने log 4 भी देखा है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.6। लेकिन मेरा नंबर कहां फंस गया है? दोनों के बीच। दोनों के बीच है, किसके ज्यादा पास है? 4 के ज्यादा पास 5 है ना। अगर कहीं बीच में होता, हाँ बेटा नमस्ते, अगर कहीं बीच में होता तो मैं 3.5 ले लेता, लेकिन ये बीच से किधर है? थोड़ा 4 की साइड है, तो या तो 3.6 ले लो या 3.7 ले लो, दोनों चलेगा। पूरा 4 नहीं लेना, थोड़ा कम लेना उससे। 3 नहीं लेना, 3 से ज्यादा लेना। 3.5 ले लोगे तो भी कोई ऐसा बहुत नुकसान, ओ माय गॉड, है ना, ओ माय गॉड टू रूल अप टाइप का नहीं होगा कुछ भी, ठीक है ना। तो मतलब चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, कोई तकलीफ नहीं। तो आप इसको ले लो 3.5 से थोड़ा ऊपर 3.6, 3.7 इंटू 10 टू द पावर -2, खत्म किस्सा। ठीक। और बहुत ज्यादा एक्यूरेट निकालने की आपकी इच्छा है, आप बताइए अपना ईमेल आईडी बताइए, मैं लॉग टेबल मेल करता हूं आपको, रख लीजिए पूरा A to Z, एंटी लॉग वाला भी। तरीका यही है, मैं क्या करूं और कुछ नहीं कर सकते। और MCQ में आएगा। अच्छा अगर ये बोर्ड में आ गया, पहली बात बोर्ड में वैसे जनरली एंटी लॉग जरूरत नहीं पड़ती, कभी पड़ गई तो बोर्ड में दिया होता है, डरने की जरूरत नहीं।
कंपटीशन में कई बार नहीं दिया होता तो ऐसे आसपास आंसर अपन निकाल लेते हैं। ठीक है जी, कर लोगे? चलो, ये था लॉग। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं मेन चैप्टर। यहां से आयनिक इक्विलिब्रियम हेडिंग डाली थी क्या कहीं? डाली थी, चैप्टर का था ना, तो अभी हेडिंग डालेंगे। चैप्टर का हेडिंग डाल दी थी ना अपन, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके अंदर लॉग। अब हेडिंग डालेंगे भैया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा थ्योरी है, फिर उसके बाद एक लॉ है, फिर एक दो न्यूमेरिकल है, फिर थ्योरी है ना, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट, एनी आइडिया व्हाट इज अ इलेक्ट्रोलाइट? हाँ, लिखेंगे भैया अ सब्सटेंस। हाँ, अभी जो पहले पढ़ा है उसके लिए कितना पेज लीव करूं? कुछ ज्यादा थोड़ी नहीं पढ़ा है, मैं तो होमवर्क ही करा रहा था, वो लॉग एंटी लॉग वाला था ना, वही बस, कुछ नहीं पढ़ा है मैं तो। वो छोड़ दे और उसके बाद 5-6 लाइन और छोड़ दे बस। यार ये कैमरा कैसे कर रहा है कुचुर कुचुर एकदम। चलो खैर, लिखेंगे भैया अ सब्सटेंस which conducts electricity, a substance which conducts electricity in either their molten state or in their aqueous solution. A substance which conducts electricity in either their molten state or in their aqueous solution. ठीक, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे आयनिक कंपाउंड कोई भी ले लो, लिखो एग्जाम्पल NaCl, एग्जाम्पल NaCl, H2SO4, NaOH एटसेट्रा, कोई भी चलेगा, है ना। हजारों है, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल। अगला लिखेंगे भैया इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और फटाक से लिखेंगे एक तरफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक तरफ लिखेंगे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पहला पॉइंट लिखेंगे स्ट्रॉन्ग है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कितना टूटेगा? ये ज्यादा टूटेगा, ज्यादा टूटेगा तभी ज्यादा आयंस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे ज्यादा आयंस। ठीक है, तो लिखना भैया it dissociates completely or almost completely, dissociates completely or almost completely in aqueous solution, in aqueous solution। पूरा का पूरा टूट जाएगा, पूरा पूरा टूट जाता है। जैसे NaCl आपने पानी में डाला, आपने एक्वस सॉल्यूशन में NaCl डाला, NaCl पूरा टूट जाएगा, Na प्लस एक्वस आयन बना लेगा और Cl माइनस एक्वस आयन बना लेगा, पूरा टूट जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं आपको, है नहीं। ऐसे आप HCl डाल दो, HCl डाल दो एक्वस सॉल्यूशन। कैसा एसिड है HCl? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, दूर रहना उससे। क्या बना लेता है? H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, पूरा टूट जाता है। एसिटिक एसिड देखा है किसी ने? देखा होगा, नहीं देखा फ्रिज खोलो मिल जाएगा। विनेगर, विनेगर में होता है, घर में सबके घर में विनेगर होता है आज की तारीख में। सबके बच्चे खा रहे हैं साले ठूस ठूस के, चाउमीन चाहिए, नूडल्स चाहिए, है नहीं, तो उसमें डालता ही है। हमारा बच्चा खुद खाना खाएगा, पिज्जा खाऊंगा, साले पता नहीं पिज्जा क्या होता है। मेरी बीवी इतनी चालाक, रोटी के ऊपर घी लगा के दे देती, बोलती ये पिज्जा है खा ले।
खाता है फिर वो पिज्जा बहुत अच्छा है, साले सुबह रोटी खा रहा था वो पिज्जा, वो नहीं थी पिज्जा। तो ऐसे तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है बेटा, फ्रॉम योर बर्थ तुम्हें भी बनाया गया होगा, है ना, तुम्हें याद हो चाहे नहीं हो। और ऐसे माँ बाप बना देते हैं बच्चों को बेवकूफ। एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो चाइनीज, वैसे चाइनीज लोगों का भरोसा नहीं, साले चमकादड़ कुछ भी खा लेते हैं। हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड पी रहे हो, क्या भरोसा, बोले ला, बोले क्या लाऊं, बोले HCl ला, 2 पैक ला, छोटा छोटा, बोले HCl पी रहे। भरोसा नहीं चीनी लोग का आज की तारीख में। मगर ये वीक एसिड है, मैं जानता हूं, अपन लोग भी यूज करते हैं ना, अपन लोग तो पढ़े लिखे हैं, वीक एसिड है। तो पूरा टूटता है क्या? नहीं टूटता, पूरा नहीं टूटता, थोड़ा सा टूटता है। कायम टूटेगा CH3CO- और H+ आयन, एक्वस सॉल्यूशन, ये सबको पता है। कोई काम है जो पूरा हो जा रहा है, मैंने NaCl को पानी में डाला, NaCl तुरंत वहां चला गया, वहीं जाऊंगा, वहीं रहूंगा, बोल रहा वापस नहीं आऊंगा, वहीं रहूंगा। क्यों वहीं रहना चाह रहा है? क्योंकि यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो ये स्टेबल ज्यादा है और ये स्टेबल कम था, तभी यहां रहना नहीं चाह रहा था, तुरंत उधर चला गया। समझ में आ रही बात? यहां रहना नहीं चाह रहा था, तुरंत उधर चला गया। ठीक, ये कितना टूट रहा है? थोड़ा सा ही टूट रहा है। मैं उसको बोल रहा हूं भाई जाना उधर, टूट जाए करके, बोले नहीं नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं, जान नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। क्यों नहीं जाना चाह रहा है? उस तरफ स्टेबिलिटी कम, तो यहां पर स्टेबिलिटी कम और यहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब वो जाना नहीं चाह रहा, लेकिन थोड़ा बहुत तो टूटता ही है, अपने पता, थोड़ा बहुत टूट के उधर चला गया। अब फिर वो देख रहा है पीछे पलट के, अरे यार उधर तो ज्यादा स्टेबिलिटी थी यार, तो क्या करेगा? वापस पीछे आ जाएगा। वापस पीछे आ गया मतलब रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल। ये हो गया रिएक्शन रिवर्सिबल। किसका रिएक्शन रिवर्सिबल होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग वाले का रिवर्सिबल होगा। स्ट्रॉन्ग वाले ऐसे होता है कंपाउंड, पानी में जैसे डाले, पानी में डाले, पानी ने तोड़ दिया। पानी काम है किसी भी चीज को तोड़ देना, तो पानी ने उसको तोड़ दिया, और पानी ने जैसे ही तोड़ा, ये बना, ये बना, ये बोले अरे तो बढ़िया है करके, तो ये वापस जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, वापस नहीं जा रहा, ये वापस जा रहा है। दिस इज अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और दुनिया के किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता ही है। आप पढ़ के आए हो केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यह इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। कैसे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया? पानी में डाला इसको, कहां डाला इसको? एक्वस सॉल्यूशन में। पानी का काम है हर किसी को तोड़ना, है ना। पानी ने इसको तोड़ा, ये उधर चला गया, उधर आया, देखा, बोले अरे स्टेबिलिटी कम है, बोले चलो वापस, वापस आ गया। फिर पानी ने देखा अरे वापस आ गया, पानी ने फिर तोड़ दिया, फिर उधर जाके देखा, फिर वापस आ गया। तो जितना आगे जा रहा है उतना ही पीछे आ रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम है। और ये जो इक्विलिब्रियम है, और ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम किनके बीच स्टैब्लिश हुआ है? डिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। पहली बार ऐसा इक्विलिब्रियम आया है जिसमें आयंस दिख रहे हैं। अभी आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर उठा के देख लीजिए, उसके हर क्वेश्चन में, कहीं भी एग्जांपल में आपको प्लस माइनस कोई आयन नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा N2 + 3H2 gives 2NH3, PCl5 gives PCl3 + Cl2, इस टाइप के मिलेंगे, आयन नहीं मिलेगा। यहां इक्विलिब्रियम में आयंस इन्वॉल्व होने के कारण इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं अपन? आयनिक इक्विलिब्रियम। समझ में? तो ये चैप्टर का नाम कहां से आया? ये वो है, इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन, कैसे लिखते हो बिटवीन शॉर्ट में? बिटवीन dissociated ions and undissociated, ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, undissociated molecule which is called क्या? आयनिक इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी।
समझ में आया सबको क्या कैसा क्यों? नोट करेंगे, फिर इसमें 2-4 बातें और लिखनी है अपने को, नोट कर लो जल्दी से बेटा। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कुछ नहीं लिखा है क्या मैं? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में लिख लेना, वो क्या था? हाँ ठीक है, जैसा भी जिसको ठीक लगे। जगह छोड़ दो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिखा है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2-3 लाइन छोड़ देना बस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिखा है ना मैंने, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1-2 लाइन छोड़ देना, मैं लिखा दूंगा, पहले इतना नोट कर दो। वीक इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा लिख लेंगे बेटा, जो जगह छोड़ी आपने लिखेंगे, क्या लिखेंगे मगर, हाँ लिखेंगे, इट डिसोसिएट्स पार्टली in aqueous solution, dissociated partly in aqueous solution। बस बहुत हो गया, 2 लाइन बोला था, हो गया होगा ठीक। कुछ बच गया तो रोने की जरूरत नहीं कि अरे बच गया हमारा तो ये वाला, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, ज्यादा कौन टूट रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूट रहा है तो उसमें आयन की संख्या ज्यादा होगी। ज्यादा आयन होंगे तो जो करंट ले जाने की या कंडक्शन करने की जो प्रॉपर्टी, करंट कौन लेके जाता है? आयन। ज्यादा आयन होंगे तो करंट ले जाने की जो वो है कैपेसिटी, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। कंडक्टिंग पावर उसका ज्यादा होगा। कंडक्टिंग पावर समझते हो ना, बिजली लेके जाना, यहां से वहां बिजली आयन लेके जाते हैं, इसमें ज्यादा आयन है, ज्यादा बिजली जाएगी। इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा टूट रहा है, इसमें कम आयन होंगे, कम आयन होंगे तो बिजली थोड़ी सी जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिखेंगे ग्रेटर नंबर ऑफ आयन, ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस, ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस, hence it forms greater number of ions, hence it forms high conducting solution, hence it forms high conducting solution, ज्यादा कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाता है। उधर लिखो लेसर नंबर ऑफ आयंस, लेसर नंबर ऑफ आयंस, नहीं पूरा पेज नहीं है, मतलब फिर भी 8-10 लाइन और लगेगी, बस 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 बहुत है। लेसर नंबर ऑफ आयंस, हेंस इट फॉर्म्स लो कंडक्टिंग सॉल्यूशन, लेसर नंबर ऑफ आयंस, हेंस इट फॉर्म्स लो कंडक्टिंग सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका बिजली ले जाने का पावर कम होता है। एग्जाम्पल में आ जाइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एग्जाम्पल्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सबसे मेन चीज है। तुम्हें क्या लगता है मैं ये डेफिनेशन पढ़ाने के लिए, ये तो मैं तुम्हारा मतलब पूछेगा पेपर में कहीं नहीं, ये तो मैं तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। कल को कोई ये पूछ ले कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है ये बता, तो तुम मतलब होता है ना कई बार आदमी चैप्टर का हेडिंग ही पूछ लेता है कि क्या होता है करके, और अपने को हेडिंग ही नहीं आता, भले अंदर अपने को कितना भी आए अपनी तो बेइज्जती होनी होनी। इसलिए हेडिंग क्या है ये आपको समझा दिया मैंने, बाकी ये पेपर में कहीं नहीं पूछेगा, है ना। पूछेगा क्या वो अब मैं लिखाने जा रहा हूं। एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड। पूरी जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है ना, जैसे एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, सरकार बोल रही है आजकल पियो करके नींबू, है नहीं क्यों? क्योंकि वो कुछ है उसका अच्छा विटामिन सी मिलता है उससे। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। ये सब कैसे स्ट्रांग है? क्या टमाटर खा किसी का जीभ खराब हो गया हो? नहीं होता है ना। दूध पी के माँ दूध पी के बोले क्या वो मर गया बच्चा, ऐसा नहीं होता ना, मतलब वो वीक एसिड है सब। ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन आप मतलब जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है जिनमें भी कार्बन आ गया वो सारे एसिड वीक है। और जितने भी इनऑर्गेनिक है ऐसा नहीं कि वो स्ट्रांग है। इनऑर्गेनिक में केवल 6 या 7, 6 है, 6 एसिड स्ट्रांग है जो मैं लिखाने जा रहा हूं। लिखेंगे स्ट्रांग एसिड्स, ये आपको रटना पड़ेगा भैया। स्ट्रांग एसिड्स, सबसे पहला H2SO4, ये तो आप जानते ही बचपन से। HNO3, ये भी आप जानते हैं स्ट्रांग एसिड है। HClO4, ये आपने पहली बार शायद देखा हो या एक आध बार और देखा हो। दिस इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड, नाम लिखना चाहो लिख लो, परक्लोरिक एसिड है। ये इन सब का बाप है,
ये जो देख रहे हो ना H2SO4 HNO3 से भी ऊपर है ये, मगर है, अच्छा एसिड है, फेमस कम है लेकिन स्ट्रॉन्ग ज्यादा है। ये 3 हो गए। इसके अलावा और कोई? HCl, बहुत बढ़िया, याद आया, HCl। अब HCl के 3 भाई और हैं, एक है HF, एक है HBr और एक है HI। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वी आर डैम श्योर अबाउट इट। अब ये जो है इनमें से कोई और भी HCl जो कि बीच में आ रहा है, एसिडिटी देखोगे या तो HF की ज्यादा होगी या इन दोनों की ज्यादा होगी। कौन ज्यादा एसिडिक होता है, HF या HBr? एनी आइडिया? बोलो भाई, सुबह सुबह बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, मैसेज भी कर सकते हैं। HF या HBr HCl से ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है? नहीं बोलोगे? हाँ, HF, बहुत बढ़िया वैदिक। और कोई? नहीं, पता ही नहीं है सर हमको तो कुछ। मम्मी चाय ला दो, बस यही पता है अभी तो सुबह सुबह, है नहीं? तो ज्यादातर बच्चा जो है वो, रिया बहुत सही सोच रही, महक बहुत सही सोच रही, बहुत बढ़िया बेटा। ज्यादातर बच्चा जो है वो HF सोचता है, जो कि गलत आंसर है। अब मैं आपको इसका सही आंसर याद दिलाता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं, है ना? हाँ, याद आ गया भैया बहुत सारों को। देखना अभी मैं अभी बनाऊंगा, जैसे ही आपको याद आ जाएगा कि नहीं सर ये पढ़ा चुके हैं करके। HF, HCl, HBr और HI, याद आ गया? ठीक, तो इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है भैया? साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ना। अभी सोचो ये इतना बड़ा प्लास्टिक है, ये बड़ा होता इतना तो अपने आप ही थोड़ा सा झूल रहा होता तो उसको तोड़ना क्या हो जाता? आसान हो जाता। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, तोड़ना आसान हो जाएगा। और जब आसानी से टूटेगा, ये लोग जब टूटेंगे तो क्या देंगे ये लोग? ये टूटेगा तो H प्लस F माइनस देगा, ये टूटेगा H प्लस Cl माइनस देगा, H प्लस Br माइनस, H प्लस I माइनस। टूटेंगे तो क्या देंगे? H प्लस। तो अगर जल्दी टूटेंगे तो H प्लस जल्दी देंगे। तो टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयन क्या होगी? बढ़ेगी। और जो ज्यादा H प्लस आयन देगा वो अच्छा एसिड होगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। HF, HCl, HBr, HI में सबसे अच्छा एसिड HI है। अब आप जानते हो भाई और बहनों कि ये जो है ये वाला ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HBr और HI आर डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना? बट इवन मे बी इवन मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, है ना? मगर स्ट्रॉन्ग तो है, ये तो पक्का है। तो यहां 3 लिख लेना, HF को काट देना, HF स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो अपने पास 6 स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। कौन कौन से 6 हो गए भैया? HClO3, HClO4, H2SO4 और HNO3, ये 3 हो गए। HCl, HBr, HI, ये 4 हो गए। HF नहीं होता, HF वीक एसिड है, लिखाऊंगा मैं, है ना? ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस, उसी में ही स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड के बाद आ जाओ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस में 2 लोग हैं, 2 फैमिलीज हैं। एस ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, जैसे एक आध स्ट्रॉन्ग बेस बताओ। NaOH कहां से बन रहा है? ये एस ब्लॉक से, है ना? तो इधर आ जाओ, इसमें एस ब्लॉक में Na वाली फैमिली में और कौन कौन आता है? LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH। ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा याद करो, ये भी कर चुके हो तुम पहले पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में। थोड़ा सा याद करो, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, मेटल है ये सब, कैसी होती हैं? बेस। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक,
तो जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बेसिसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, सबसे अच्छा मेटल इसमें से होता है सीजियम। कैसे आया, नीचे जाने पर मेटल क्या करते, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, सीजियम, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम। याद आ गया होगा। तो इधर से इधर जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। इससे अच्छा बेस ये, इससे अच्छा बेस ये, इससे अच्छा बेस ये। अब आप जानते हो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो बाकी चारों भी, बाकी तीनों भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। तो अपने पास पहली वाली लाइन में ये चार स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। दूसरा, अगला वाला है BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। ये नहीं है ना स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखना। MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस और BaOH होल ट्वाइस। अब याद करो, वो डायगोनल रिलेशनशिप याद है क्या किसी को, लिथियम का डायगोनल पार्टनर, लिथियम का डायगोनल पार्टनर मैग्नीशियम। लिथियम कैसा बेस है, वीक बेस, तो मैग्नीशियम भी कैसा बेस होगा, वीक बेस। और मैग्नीशियम के आगे से ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस। तो मेरे पास 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहां गए बे, 6, ये 1 2 3 4 5 6, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड है। और 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, 6 स्ट्रॉन्ग एसिड, धन्यवाद, और 7 स्ट्रॉन्ग बेस। चलो नोट करो। कैसे लिखोगे देख लेना भैया, घुसा फुसा के। आगे लिखेंगे, अगला तीसरा एग्जांपल, ऑल सॉल्ट्स। ऑल सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग में ही, स्ट्रॉन्ग में 3 एग्जांपल हो गए मेरे पास। कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कितने हैं, 6। कौन कौन से भैया, HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI। उसके बाद मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कितने, 7। कौन से, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, और इधर Na के बाद कौन, कैल्शियम से CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस और BaOH होल ट्वाइस। और सारे के सारे सॉल्ट। वीक में आ जाओ, वीक में लिखो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। वीक एसिड लिख लो, वीक एसिड एग्जांपल में सबसे पहला वीक एसिड्स। वीक एसिड्स, वीक एसिड कौन कौन वीक एसिड है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑल ऑर्गेनिक एसिड, एकाध को छोड़ के है, पिक्रिक एसिड वगैरह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है मगर काम का नहीं। ऑल स्ट्रॉन्ग, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। लिखना है लिख लो, नहीं लिखना गोली मारो। इसके बाद लिखेंगे HF, इसको जरूर से लिखेंगे। HF वीक एसिड है। H3PO4, H3PO4 अपन लोग सोचते हैं जैसे H2SO4 है, जैसे नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वैसे फॉस्फोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लेकिन वो एक वीक एसिड है। ठीक है, एटसेट्रा, बस बहुत है। बाकी जो उधर नहीं आया, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है वीक है, बीच का तो और कुछ है नहीं अपने पे, है ना। लिखेंगे वीक बेसिस, वीक बेसिस, ऑल ऑर्गेनिक बेस, ऑल ऑर्गेनिक बेस, जितने भी ऑर्गेनिक बेस होंगे। NH4OH, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगला NH4OH, इसको याद रखना। और बाकी तो एटसेट्रा है, ये LiOH है, उधर लिखा है अपन ने ये वाला, ये बच गया, ये भी है ना, ये है, मगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। NH4OH इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, हो गया। चलो भाई, तो यहां पर ये था चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में।
हेडिंग डालेंगे भैया, नया एक लॉ पढ़ेंगे अपन, हेडिंग डालेंगे ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास में AB, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB। क्या है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो है एक्वस है, एक्वस वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम आएगा A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस में। ठीक है जी, डन। इनिशियली T इक्वल टू 0 पे आप वहां जो कंसंट्रेशन दी होती थी वो लेते थे, यहां आप लोगे C, यहां का ये नियम है। अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम से आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या परिवर्तन आया। ठीक, आप लोगे इसको C, इसको क्या लेते हैं अपन 0 और 0, यहां परिवर्तन नहीं आया, यहां आप लोगे C, यहां 0, यहां 0। आगे बढ़ोगे लिखोगे एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम आप लोग वहां क्या लिखते थे भैया, कितने टूट गए उसके x, तो आपने लिख दिया C माइनस x और x। अभी लिखना नहीं, देखना यहां पर जो बहुत काम की चीज है वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा बोलते हैं। आप जानते हो, उसके बारे में पढ़ चुके हो आप पहले। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय मोल्स टेकन इनिशियली। मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय, बहुत कौच पौच हो गया यार, मोल्स डिसोसिएटेड, यहां लिखते रहो, मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय मोल्स टेकन, जो मैंने इनिशियली लिए थे। समझ में आ गई बात है ना? यहां देखोगे आप अल्फा बराबर, अरे बाप रे बाप, आजकल जोर से छींक भी नहीं सकते। हाँ, मोल्स डिसोसिएटेड, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए देखो भैया, x मोल्स। अब बेटा वंश बहुत देर बाद बता रहा है तू यार, अभी देखा, मैं बाद में रिपीट कर दूंगा। कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, x। कितने मोल्स इनिशियली लिए थे मैंने, C। तो यहां से क्या आ जाएगा, C अल्फा बराबर x, उधर भेज दोगे तो अब यहां से आप जो x लिखते थे वो x नहीं लिखोगे, इट इज गॉन फॉर एवर। अब आप यहां पर क्या लिखोगे, x की जगह सीधा, x की जगह आप सीधा क्या लिखोगे बेटा, C अल्फा। तो हो जाएगा C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। ठीक है, तो क्या अंतर है, x की जगह अपन क्या लिखने लगेंगे, C अल्फा, C 0 0, C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। दुनिया का कोई भी इक्विलिब्रियम, उसका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K होता ही होता है, फिक्स है, चूंकि पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं अपन। तो अब यहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बराबर क्या आएगा, बोलो भैया, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट होगा। प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, A प्लस इंटू बी माइनस डिवाइडेड बाय AB। A प्लस की कंसंट्रेशन कौन सी पुट करते हैं अपन यहां हमेशा, इक्विलिब्रियम वाली। तो इक्विलिब्रियम पर A प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा इंटू बी माइनस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर C अल्फा डिवाइडेड बाय AB की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर C माइनस C अल्फा। चल जाएगा यहां तक कि कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ेंगे, कहां लिखूं मैं, वहीं आगे बढ़ा सकता था मैं, वहीं आगे बढ़ा देता हूं। आगे आगे लिखेंगे भैया, क्या हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहां दोनों में C आ रहा है, कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा बोलो, 1 माइनस अल्फा, C से C कट गया, क्या बचेगा मेरे पास, C अल्फा स्क्वायर, एक C बचेगा ना, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यहां तक समझ आ गया कैसे आया, ठीक। अब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट,
मैंने क्वेश्चन में वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। मतलब आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, 100% में से 95, 99, कोई 100% भी टूट जाएगा। ज्यादातर लोग वैसे 100% ही टूटते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट लोगे ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट 1%, अभी निकालोगे, तुम खुद निकालोगे, 2%, 0.01% ऐसे टूट रहा है। बोलोगे साले चप्पल उतार मर, बात चले यहां से, टूट कह रहा है सर, बात नहीं टूटता, पढ़ना ही नहीं पड़ता, टूट भी कह रहा है लेकिन उतना ही टूटता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनके लिए अल्फा जो है वो लेस देन, मोर देन बन रहा था, लेस देन 5%, टूटेगा तो 1-2%। हम 5% बड़े दिल वाले, 5% ले लो साले, हम बड़े दिल वाले, वैसे टूटेगा तो 1-2 ही टूटेगा, ठीक है। 5% से कम टूटेगा, मतलब अगर मैं 100 मॉलिक्यूल लूंगा तो 100 में से कितने टूटेंगे, 5 या उससे कम, ठीक, 5 या उससे कम। अल्फा कितना हो जाएगा, मैंने कितने लिए थे, 100, कितने टूटे, 5, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, 0.05 या उससे कम। अल्फा 5% बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है भाई, 0.05। अब आप 1 में से, यहां पर जो ये आ रहा है ना 1, ये 1 में से 0.05 माइनस करो, कितना आएगा, 0.95, और फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ये 95 को आप कितना मान लोगे, 1। मतलब आपने माइनस किया क्या, कुछ नहीं किया। कब तक नहीं करेंगे, 5% तक। अगर किसी केस में 5% से ज्यादा आता है, 20%, 25% आता है, तो माइनस कर देंगे अपन, लेकिन 5% तक। अब मान लो 5% तो मैं फिर भी ज्यादा बोल रहा हूं, मान लो 2% है अल्फा, तो ये 0.05 की जगह 0.02 आएगा, माइनस करोगे 1 से तो 0.98 आएगा। 98 का क्या, 4 डालोगे, 1 ही करोगे तुम, और तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक है और बहुत थोड़ा सा टूट रहा है, ठीक। अल्फा इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, therefore 1 minus alpha is taken 1 minus alpha is taken nearly equal to क्या, 1। 1 minus alpha को अपन कितना मान लेते हैं, 1। समझ में आ गई बात है ना, ठीक। नहीं, और 2 लोग बैठे ना, मेरा तो क्या ही है। मैं इसीलिए एक दिन ला के रखा था, मेरे को याद आया अचानक से कि मेरे पास है करके, तो लगा लिया, है ना। बॉडी लोशन नहीं है बे, है सैनिटाइजर है। 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, इसको पुट कर दो वहां, तो क्या हो जाएगा बेटा, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1, ठीक। आगे बढ़ते हैं, के बटा सी बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, और यहां से निकालोगे तो अल्फा बराबर अंडर रूट के बाय सी। अब के क्या है, के इज अ कांस्टेंट, तो अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा देता हूं, अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा देता हूं तो क्या आ जाएगा, बोलो, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट सी। के को हटा दिया, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट सी। व्हाट इज सी, सी फॉर कंसंट्रेशन, कैट नहीं, सी फॉर कंसंट्रेशन। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, बोल सकता हूं। कंसंट्रेशन, अगर मान लो मेरे पास कंसंट्रेटेड एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसका डाइल्यूशन क्या है, कम है। डाइल्यूशन ज्यादा है मतलब कंसंट्रेशन कम है, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं बोल सकता हूं डाइल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब जब मैंने लिखा अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कंसंट्रेशन का रूट,
तो मैं इसको डाइल्यूशन के टर्म्स में कैसा लिख सकता हूं? इनवर्सली की जगह क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन। दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। दिस इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो अपन पढ़ रहे थे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जैसे जैसे पानी डालोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बढ़ जाएगी। अब आप बोलोगे गुरुजी हमको बचपन से पता है शक्कर जब पानी में नहीं घुलता है तो हम क्या करते हैं? और पानी डाल देते हैं और डाइल्यूट कर देते हैं, डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं तो शक्कर टूटने लगता है, घुलने लगता है। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता, हम ये सोचते हैं कि मान लो 1 लीटर पानी में शक्कर 5% घुला है, तो अपन ये सोचते हैं कि 2 लीटर कर दिया तो 5 का 1 का 2 कर दिया तो 5 का कितना हो जाएगा? 10। अपन ये सोचते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डबल करोगे तो डबल हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डाइल्यूशन के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डबल करोगे तो रूट 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स करोगे तो 2 टाइम्स नहीं होगा, 2 टाइम्स करोगे तो रूट 2 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स करोगे तो 4 टाइम्स नहीं होगा, 4 टाइम्स करोगे तो 2 टाइम्स होगा। समझ में आई बात भैया? मगर मान लो मेरे पास 1 लीटर पानी में एक चम्मच शक्कर घुला है, मैं 2 चम्मच घोलना चाहता हूं, तो मेरे को पानी को डबल नहीं करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डबल नहीं करना है, मेरे को उसको 4 गुना करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात भाई? ये वाला कहानी है, ठीक। इसको कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। दूसरी चीज आपको यहां से क्या सीखने को मिला? ये सीखने को मिला सी अल्फा लेना है। दूसरी चीज अपने को सीखने को मिली ये 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 अपन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब अल्फा 5% या उससे कम। ठीक, चल तो शुरू हो जाओ, फटाफट लिखना। इतना लिख लोगे तो बताना, फिर मेरा चाय पूरा ठंडा हो गया जी। हाँ बेटा, सेकंड वाला रिलेशन वापस बता दीजिए। कौन सा सेकंड वाला? ये जो सामने खड़ा है, सेकंड वाला, ये वाला। सो डाइल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। भाई देख, पानी ज्यादा है किसी के अंदर, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है? गाढ़ा गाढ़ा, है ना। और डाइल्यूट यानी क्या होता है? पतला पतला। अगर मेरे पास दूध है जो गाढ़ा गाढ़ा है, मतलब उसमें डाइल्यूशन कम है, और दूध है जो पतला पतला है, मतलब उसका कंसंट्रेशन कम। तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो डाइल्यूशन कम होगा ना, और डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन कम होगा, उल्टा रिलेशन। समझी आत्मिका? हाँ ठीक। लिखेंगे भैया, स्टेटमेंट लिख लेंगे इसका। फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्टेटमेंट लिख लेंगे। फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, degree of dissociation, for a weak electrolyte, degree of dissociation is directly proportional. For a weak electrolyte, degree of dissociation is directly proportional to square root, is directly proportional to square root of dilution, directly proportional to square root of dilution. छोटा सा इसमें एक तकलीफ भी है, हर जगह ही होती है जिंदगी में। लिखेंगे लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब ये जबरदस्ती मीन में एक निकालने वाली बात होती ना, कि बोले और बहू कैसी? बहू बोले बढ़िया है, बस नौकरी नहीं करती। अबे तूने लाई घर वाली बहू है तो नौकरी कैसे करेगी? नौकरी वाली ले आई, बोले बहू अच्छी, क्या तकलीफ? बोले नौकरी करती। तूने लाई नौकरी वाली तो नौकरी कर दी। बोले बहू कैसी? बढ़िया। बोले लड़की। अबे तो लड़की तो रहेगी, तूने लड़की लाई तो। मतलब जबरदस्ती का मीन मेक निकालना है जो उसका, वो वैसा वाला है। तो यहां पर भी ये जबरदस्ती का मीन मेक है। लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों नहीं एप्लीकेबल है? इसलिए नहीं एप्लीकेबल है क्योंकि दिया ही वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन आर नॉट एप्लीकेबल ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी के लिए दिए गए, है ना। लॉग का फॉर्मूला लॉग पे ही लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं लगता, क्योंकि वो लॉग के लिए दिया गया है ना। बेवकूफ का है ऐसी बात कर रहा है, मगर अब क्या करोगे? नॉट एप्लीकेबल ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
क्यों नहीं एप्लीकेबल है, यह भी तो सवाल है। पहली बात तो दिया उसके लिए। दूसरी बात यह है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मैंने NaCl लिया, 1 चम्मच NaCl पानी में डाला, कितना घुल गया? पूरा 1 चम्मच का 1 चम्मच पूरा ही घुल गया। आप डाल के देखो पूरा घुल जाता है, कुछ नहीं मिलता। बस ये शुद्ध नमक होना चाहिए, है शुद्ध नहीं समझते उस वो वाला शुद्ध होना चाहिए बिल्कुल। तो 1 चम्मच डालोगे तो पूरा 1 चम्मच घुल जाएगा। अब उस 1 चम्मच एक ग्लास पानी में मैंने 1 चम्मच नमक डाला, पूरा 100% घुल गया। अब मैं और पानी डालूंगा तो 100 का 2% हो जाएगा क्या? 1 चम्मच नमक में से 2 चम्मच नमक घुल जाएगा क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर समय ही पूरा का पूरा टूटे होते और आगे कोई गुंजाइश होती ही नहीं। समझ में आई बात? तो लिख लेना उसी के आगे, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स are completely dissociated, because strong electrolytes are completely dissociated at all values of concentration, at all values of concentration। हमेशा ही कितना होते हैं? 100% डिसोसिएटेड होते हैं। लिखना भैया क्वेश्चन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्वेश्चन है एक तो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिटिक एसिड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, फॉर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 1 लीटर, having volume 1 liter is 5%, is 5%. What is the amount of water required? What is the amount of water required to make its alpha, to make its alpha is equal to 15%? अल्फा को 15% करने के लिए कितना पानी चाहिए? वॉल्यूम ऑफ पानी इतने हो गया, वो बताओगे तुम लोग, सॉल्व करोगे। 7.5 तो सवाल है। आओ भैया देखो इधर, पहले वाले में अल्फा दिया है 5%, दिया है अल्फा, दिया है कितना? 5% दिया है। बाद वाले में अल्फा 2 बराबर दिया है 15%। कितना गुना हो गया ये? 3 गुना हो गया, ठीक है। बाय ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ से अगर अपन देखें तो यहां से क्या हो जाएगा बोलो? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कंसंट्रेशन, चलेगा दोनों। कंसंट्रेशन में क्यों ले रहा हूं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम दिया है ना 1 लीटर, तो कंसंट्रेशन में आता है वॉल्यूम। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मेरा रिलेशन तो वॉल्यूम के साथ ही है, क्योंकि एसिटिक एसिड तो डाल नहीं रहा, उसके मोल्स तो कांस्टेंट है। हाँ, तो वो तो डाल नहीं रहा, केवल वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ क्या? वॉल्यूम लिख सकता हूं भैया, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो जी? क्या आ जाएगा? अल्फा 2 बाय अल्फा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर अंडर रूट क्या? V2 बाय V1 हो जाएगा। अल्फा 2 बाय अल्फा 1, अल्फा 2 कितना है? 15, अल्फा 1 कितना है? 5, बराबर अंडर रूट V2 आई डोंट नो, V1 1 लीटर, 1 लीटर दिया, तो ये मैंने यहां 1 पुट कर दिया। कितना हो जाएगा? 15/5, 3 बराबर रूट ऑफ V2। V2 बराबर स्क्वायर ले लूंगा बोथ साइड, तो 3 का स्क्वायर 9 लीटर बराबर V2 आ गया।
अब कई बच्चे 9 लीटर आंसर बता दे रहे हैं गुरुजी को, तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्या पूछा है, कितना और ऐड किया। तो 1 लीटर पहले से था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज इक्वल टू आ जाएगा 9 लीटर माइनस 1 लीटर, आंसर आएगा 8 लीटर। 8 लीटर तुम्हारा आंसर है बेटा, ठीक है, समझ में आया? 8 लीटर तुम्हारा आंसर है, हो जाएगा। तो इसी टाइप के साढ़े सवाल है, इसमें कर लेना, नोट कर लो। एक नया कंसेप्ट देखेंगे, सवाल इसके और कराऊंगा बाद में, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। स्कूल के हिसाब से ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ इंपॉर्टेंट है। स्कूल के हिसाब से ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, ठीक है? प्रूफ करने बोलेगा ना? हाँ, मतलब वही प्रूफ करने, क्या स्टेटमेंट था, क्या लिमिटेशन था, ये सब। न्यूमेरिकल इस पे कोई खास नहीं बनता, एक आध दो ही कराते हैं हम लोग। हेडिंग डालेंगे भैया, कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। हेडिंग डालेंगे भैया एसिड्स। एसिड्स का होते एसिड? सबसे पहली परिभाषा जो एनसीईआरटी में दी ना एसिड की, वो क्या दी, लिखो, खट्टा है खाने में, टेस्ट सार। टेस्ट सार, एसिड टेस्ट सार, नंबर 1। ये एनसीईआरटी की परिभाषा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, टेस्ट सार। नंबर 2, और क्या करता है एसिड, बताओ बताओ बताओ, एकदम बेसिक 10वीं वाली परिभाषा। मैं वो नहीं पूछ रहा H+ आयन डोनेट करता है, OH- डोनेट करता है, वो तो नहीं। बेसिक और क्या जानते हो एसिड के बारे में, और क्या करता है एसिड? वो लाल वाला, नीला वाला, क्या, लिटमस। हाँ, तो लिखेंगे भैया टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मैं अपनी पूरे बचपन में इस चीज में कंफ्यूज रहा, आप लोगों में से भी कोई लोग होंगे, कि ये साला एसिड लाल को नीला करता है कि बेस लाल को नीला करता है। मैं बहुत कंफ्यूज था बचपन में, तो मैंने फिर एक अपना ऐसा जुगाड़ बनाया, मैंने ऐसे याद किया, एसिड यानी खतरा, खतरा यानी लाल, तो एसिड जो है लाल कर देगा, ऐसे है ना। बाकी ऐसा नहीं कि एसिड खतरा है तो बेस अच्छा है, बेस पी लो, बेस भी खतरा ही है ना। सब खतरा इंसान के लिए न्यूट्रल होना बढ़िया है नहीं? तो एक परिभाषा दी बहुत प्यारी, ना आपका दिल खुश हो जाएगा। एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से किसी ने पूछा एसिड क्या है, तो एनसीईआरटी ने बताया एसिड वो सब्सटेंस है जो बेस से रिएक्ट कर ले, दैट इज अ एसिड। तो वही तीसरा लिखना, रिएक्ट्स विद अ बेस। रिएक्ट्स विद अ बेस, ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, देखो बच्चों को, छोटे छोटे हैं। रिएक्ट्स विद अ बेस, ये कोई परिभाषा है भाई लिखने के लिए? चौथी लिखी भैया, एसिड अगर आपको ध्यान हो तो वो मैग्नीशियम और डाइल्यूट, या जिंक और डाइल्यूट HCl वाला रिएक्शन आप लोगों ने कराया होगा कहीं, जिंक ग्रेन्यूल वाला, याद आ रहा है क्या? जिंक सॉलिड प्लस डाइल्यूट HCl या H2SO4 कुछ भी डाल लो, तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसका पॉप साउंड, मैंने अपने YouTube पे इसका वीडियो बनाया है प्रैक्टिकल का, तो वो देख लेना, मिल जाएगा, देखना चाहो, बहुत बढ़िया आवाज आती, पॉप पॉप फॉट फॉट ऐसे फूटता है बिल्कुल, ठीक है। अभी तो यहां होते तो मैं करके भी दिखा देता, मेरे पास सब सामान पड़ा। तो ये, तो यहां एसिड क्या है? एसिड वो है जो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज कर रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो लिखेंगे अगला, चौथा डेफिनेशन, एसिड लिखा हुआ है आपके पास, लिखेंगे रिएक्ट्स विथ मेटल, रिएक्ट्स विथ मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। मेटल के साथ रिएक्ट करके कौन सी गैस लिबरेट करता है बेटा? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन H2 गैस, ठीक। ये एसिड की परिभाषा है। अगली लिखेंगे बेस। बेस कैसा होता है बेस खाने में? बिटर, कड़वा होता है, लिखेंगे बिटर इन टेस्ट, या इट टेस्ट बिटर। बिटर, बिटर यानी कड़वा, जो हमारे कम अंग्रेजी जानने वाले भाई बहन है, बिटर यानी कड़वा, है नहीं है? भगवान जाने किया होगा कोई, वो बहुत फोकट बैठे दुनिया में। नींबू तो देखो खट्टा होता ही है, नींबू में सिट्रिक एसिड, टमाटर खट्टा होता ही है, ऑक्सैलिक एसिड है। लाल चींटी कभी खा के देखो आप, लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है, वो भी खट्टी लगेगी, है ना।
खाते उसकी चटनी बताया होगा मैंने आपको कभी, है नहीं। चलो अगला लिखेंगे, दूसरी परिभाषा ऊपर क्या लिखी भैया, ब्लू लिटमस को रेड करता है तो ये क्या करेगा, बस वैसे लिख लो, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तीसरी परिभाषा लिखाई है, रिएक्ट्स विथ बेस, एसिड इज अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ बेस, बेस इज अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विथ एसिड। जयराम जी की लिख लेंगे, रिएक्ट्स विथ एसिड, रिएक्ट्स विथ एसिड। एक और लाइन बर्बाद कॉपी की, है ना। अगला लिखेंगे चौथा, ये तो बर्बाद ही है। चौथा वो क्या रिएक्ट कर, क्या लिखा है, रिएक्ट विथ मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन। बेस क्या करेगा, जिंक जो है वो NaOH के साथ भी रिएक्ट करता है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। ये रिएक्शन नहीं लिखने, ये पिछले साल का रिएक्शन है। सोडियम मेटा जिंकेट Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, याद आ रहा है क्या, है ना। तो लिखेंगे बेस में रिएक्ट्स विथ सम मेटल्स, सबके साथ रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट विथ सम मेटल्स। ऐसा मेटल होना चाहिए जो एम्फोटेरिक हो। देखो जिंक एम्फोटेरिक है, एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, एम्फोटेरिक है। रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन, टू लिबरेट हाइड्रोजन। ये सारी परिभाषाएं एसिड की थी, एसिड बेस की, मतलब अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन यही पहले इतनी ही चार डेफिनेशन थी। लेकिन आप ये चारों डेफिनेशन देखो, अब जैसे मेरे को पता करना है कि मेरे हाथ में जो टेस्ट ट्यूब है उसमें एसिड है कि बेस है, तो मेरे क्या करना पड़ेगा, पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको पीना पड़ेगा। अब अगर मान लो मेरे हाथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 है, मैंने पी लिया, तो अगली बार रिएक्शन करने के लिए मेरे को दूसरा एसिड नहीं, दूसरा आदमी लगेगा, क्योंकि वो आदमी तो मर मुर जाएगा नहीं, बीमार तो पड़ ही जाएगा, है ना। पता चल रहा है क्या, बोले ऐसे कटोरी में ले आया, बोले क्या है, चख के देखना पता चलेगा, तो फिर वो आदमी दूसरी बार चखने लायक तो नहीं बचेगा, है ना, ज्यादा दाल पीने में भी डरेगा। दूसरी परिभाषा जो है, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब ऐसा तो नहीं कि आदमी जेब में लिटमस पेपर ले घूम रहा है, जहां मिल रहा है वहां डुबो डुबो चेक कर रहा, बोले अरे ये चाय में डुबो दिया, बोले अच्छा नहीं है। तो वैसे नहीं, अगर मेरे को पता करना है कि ये एसिड है, तुमने, मैं ऐसे बैठा हुआ हूं घर में, तुमने मेरे से पूछा, मैं सोफे में बैठा हुआ हूं, तुमने मेरे से पूछा सर H2SO4 एसिड है कि बेस है, तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, रुक जा भैया 2 मिनट, मैं उठ के जाऊंगा अपनी लेबोरेटरी में, H2SO4 लूंगा टेस्ट ट्यूब में, है ना, लिटमस पेपर निकालूंगा, अलमारी से डुबा के देखूंगा, लाल हुआ, हरा हुआ, पीला हुआ, गुलाबी हुआ, उस हिसाब से तुम्हें बताऊंगा। तो ये कैसा है, इसके लिए मेरे को बिस्तर से या सोफे से उठ के जाना पड़ेगा, है नहीं। तीसरी परिभाषा देखो, एसिड इज अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद अ बेस। अब तुमने मेरे से पूछा H2SO4 क्या है करके, तो मैं बोलूंगा रुक भैया H2SO4 लेता हूं, मैं लेबोरेटरी में जाता हूं, लेबोरेटरी में H2SO4 को टेस्ट ट्यूब में डाल के उसके ऊपर NaOH गिराता हूं। अगर दोनों में रिएक्शन हो गया, NaOH बेस है, मैं जानता हूं नीचे वाला क्या होगा, एसिड होगा। तीसरा बोल दिया वो पॉप साउंड वाला, मतलब हाइड्रोजन गैस, तो मेरे को पता करना है HCl एसिड है कि नहीं, तो मैं जिंक ग्रेन्यूल लाऊंगा, उसमें HCl डालूंगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लाइटर जलाऊंगा, अगर लाइटर में बुरुम बुरुम आवाज आया, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही। मतलब जितना भी डेफिनेशन है, ये सब डेफिनेशन के लिए आपको सोफे से उठ के लेबोरेटरी के अंदर जाना पड़ेगा, और कोई भी ऐसा डेफिनेशन नहीं है जो आराम से सोफे में टीके टीके बताया जा सके, एक भी डेफिनेशन नहीं। ऑल दीज डेफिनेशंस आर एक्सपेरिमेंटल। मगर एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे दुनिया के, नमन है उनको मेरा, जिनका नाम था आर्रीनियस। उन्होंने बोला कि हम आलसियों के लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं लेबोरेटरी में जाओ, तो बोले मैं ऐसी डेफिनेशन निकालूंगा कि जो लोग हैं वो सोफे में लेटे लेटे बता देंगे कौन एसिड है कौन बेस है। समझ में आई बात। तो जो पहली बार किसी साइंटिस्ट ने तुम्हारा और हमारा काम आसान किया है, अगर ये लोग नहीं होते तो तुम घड़ी घड़ी पेपर देते समय घड़ी घड़ी लेबोरेटरी भाग रहे होते। क्या हो गया, बोले 2 मिनट पहले पता करना है एसिड है बेस है करके, है। तो लिखेंगे भैया ऑल दीज डेफिनेशंस आर एक्सपेरिमेंटल, ऑल दीज डेफिनेशंस आर एक्सपेरिमेंटल, ऑल दीज डेफिनेशंस आर एक्सपेरिमेंटल। जितनी भी डेफिनेशन है सब एक्सपेरिमेंटल है। हमको क्या चाहिए, थ्योरेटिकल। तो लिखेंगे थ्योरेटिकल डेफिनेशंस, थ्योरेटिकल डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस। हाँ, थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस were given by number 1,
वर गिवन बाय नंबर 1, बहुत महान साइंटिस्ट आर्हीनियस, हेडिंग डालेंगे आर्हीनियस कंसेप्ट, नंबर 1 आर्हीनियस कंसेप्ट। ए स्पेलिंग देख लेना, ए से शुरू होगी इतना मेरे को पता है, आर्हीनियस, ARR होना चाहिए, ARRHENIUS, आर्हीनियस कंसेप्ट। एनी आइडिया आर्हीनियस अंकल क्या बोलते हैं? हाँ, वही H+ और OH- की बात उन्होंने ही बताई दुनिया को, तो लिखेंगे एस। अच्छा, जो है ना 3 कंसेप्ट पढ़ने अपने, पहला आर्हीनियस है, दूसरा आपने सुना होगा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, और सुना है क्या नहीं सुना, और चौथा होता है एक तो लुईस। 3 कंसेप्ट पढ़ने एक एक करके। कुछ लोग मतलब 3 कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ी वो भी अपन देखेंगे। तीनों कंसेप्ट में हेडिंग सेम रहेगी, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे एसिड, एसिड छोटी सी एसिड डैश करके लिखेंगे, डोनेट्स H+ आयन, डोनेट्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, डोनेट्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। पेपर में आएगा अगर तो पूरा लिखना पड़ेगा, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। और तुम्हें अच्छा आता है, मेरे से अच्छा आता है ना, लिख लेना एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। लिखेंगे बेस, बेस दूसरी हेडिंग, डोनेट्स क्या, OH- इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया बेटा, डोनेट्स OH- इन एक्वस सॉल्यूशन। क्या डोनेट करेगा? OH- आयन डोनेट करेगा, डोनेट्स OH- इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे लिख लेंगे बेटा HCl, HCl है, इसको ले गए कहां? एक्वस सॉल्यूशन में, H+ एक्वस और Cl- एक्वस। NaOH है, एक्वस सॉल्यूशन में ले गए, क्या बनाएगा? Na+ एक्वस और साथ में क्या? OH- एक्वस। ये H+ आयन डोनेट कर रहा है, क्या होगा? एसिड। OH- डोनेट कर रहा है, क्या होगा? बेस। 2 एग्जाम्पल लिख लो, बहुत, ऐसे तो हजारों तुम्हें आते ही हैं ऑलरेडी। हाँ, ये हमारे पड़ोसी के यहाँ का एक कुत्ता है, वो बिल्कुल भेड़िए जैसे चिल्लाता है, भेड़िए लोग जैसे चिल्लाते हैं ना, खड़े होके पहाड़ी के ऊपर वैसे चिल्ला रहा है, सुनाई देगा तो। और देखो, है ना, पता नहीं उसका कोई भेड़िया साथी आसपास, कोई बता भी रहा था, बोले हाइना ब्रीड का है कोई करके। ऐसे कोई ब्रीड आती क्या हाइना वाइना? वो बाहर से लाया, उसको बोल रहा था कोई कि 1-1.5 लाख का कुत्ता लाया करके, पता नहीं ऐसे बोल रहा था, मैं सुनना ऐसा, बाकी मेरे को नहीं, मैं तो देखा तो मेरे को जर्मन शेपर्ड ही लगा वो, है ना। मगर अब भरोसा नहीं पड़े, बड़ा पैसे वाला आदमी हमारा पड़ोसी, कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो ये हो गया HCl और NaOH, H+ और ये हो गया। अब जो फ्री H+ आयन है, इसको आप जैसे ही पानी में डालोगे ना, पानी में एग्जिस्ट नहीं करता, H+ आयन नहीं मिलेगा पानी में। जैसे ही H+ आयन पानी में जाएगा, H+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज्यादा, और केवल H+ के साथ ही ऐसा, ये बहुत छोटा होता है आकार में। हाइड्रोजन के पास क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। आप जब इससे H+ आयन बनाते हैं तो H+ आयन बनाने के लिए आप इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, तो आपके पास केवल क्या बचेगा? एक प्रोटॉन। अब एटम की तुलना में प्रोटॉन का साइज बहुत, मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, लाखों गुना छोटा होता है। तो यहां पर केवल क्या बचा है मेरे पास? न्यूक्लियस, जिसका साइज कैसा होगा? बहुत छोटा। ज्यादातर केसों में अपन लोग जैसे Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ बचता है, लेकिन Na+ में जैसे इसमें 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, केवल न्यूक्लियस नहीं होता। यहां पर क्या है? केवल न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस एटम से लाखों गुना छोटा होता है, इसलिए H+ आयन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा है आकार में, और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इतना अनस्टेबल हो जाएगा कि तुरंत H+ का लोन पेयर गेन कर लेगा, H+ का लोन पेयर गेन करके क्या बना लेगा? H3O+, तुरंत जुड़ जाएगा उससे। ठीक, तो लिखेंगे भैया फ्री H+ आयन, फ्री H+ आयन do not exist, free H+ ion do not exist in aqueous solution, aqueous solution में free H+ ion exist नहीं करता। ठीक, ये वाला रिएक्शन लिख लेंगे,
इस आयन को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे भैया बिहेवियर ऑफ वाटर, बिहेवियर ऑफ वाटर। 5 मिनट का है बस ये पूरा टॉपिक जो है बचा हुआ। बिहेवियर ऑफ वाटर लिखेंगे, वाटर इज न्यूट्रल, वाटर को न्यूट्रल माना गया यहां पर, वाटर इज न्यूट्रल एंड बिहेव्स एज अ सॉल्वेंट, वाटर इज न्यूट्रल एंड बिहेव्स एज अ सॉल्वेंट। ठीक है जी, हो जाएगा, इसमें तो कुछ समझाने का नहीं। अगला लिखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बोलो भाई क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड प्लस बेस गिव्स क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। सबको आता है, परीक्षा में पूछेगा तो ऐसे नहीं लिखना, पूरा लिखना। अ रिएक्शन इन विच अ एसिड एंड अ बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद ये लिखना, उसके बाद एक एग्जांपल लिखना HCl प्लस NaOH, तब जाके 1 नंबर मिलेगा। ठीक है भाई, अभी तो इतना लिख लो बहुत है। सेंटेंस तो बना लोगे ना यार, सेंटेंस नहीं बना सकते तो चलो तारे जमीन पर, वैसे तो दी ना कोई, बना लिया करो यार, ऐसे मत किया करो। अगला लिखेंगे, बड़े हो गए अब तो बना ही लोगे तुम। ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक्स है? क्या ड्रॉबैक्स है? कोई एनी आइडिया? एनी आइडिया ड्रॉबैक का? सबसे पहला ड्रॉबैक इसका यह है कि ये इसने बोल रखा है एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन इज नेसेसरी। उसके बिना बात नहीं बनेगी। पहला लिखेंगे ड्रॉबैक, एक्वस सॉल्यूशन इज नेसेसरी, एक्वस सॉल्यूशन इज नेसेसरी। एक्वस सॉल्यूशन के बिना बात ही नहीं बनेगी। एक आदमी आया आर्हीनियस के पास, आर्हीनियस के पास आया, बोले आर्हीनियस भैया ये गिलास में ना H2SO4 है। बोले अच्छा, एसिड है कि बेस है? तो बोले पानी है इसमें। बोले क्यों? बोले मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पानी बहुत जरूरी। बोले मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा। बोले नहीं, ये 100% प्योर H2SO4 है। बोले अच्छा 100% प्योर है का मतलब पानी कितना है? 0%, मतलब जिसमें पानी नहीं है। बोले पानी नहीं है तो ये एसिड नहीं, पानी नहीं है तो एसिड नहीं है। तो उसने उसकी मुंडी पकड़ी आर्हीनियस के पीछे से, ऐसे बाल से ऐसे पकड़ी और ये टिकाया मुंह में, पी साले करके। जब एसिड नहीं तो पी ले। फिर उसको समझ में आया एसिड है कि नहीं। तो यहां क्या प्रॉब्लम है कि 100% प्योर H2SO4 को ये कंसेप्ट एसिड मानेगा क्या? नहीं माने। अच्छा एक बात बताओ, HCl सॉलिड है लिक्विड है गैस है? HCl इज व्हाट? सॉलिड लिक्विड गैस। HCl इज अ गैस, HCl गैस है, लेकिन तुम्हारी लेबोरेटरी में पानी में घोल के रखी हुई है, HCl गैस होती है। अगर मेरे पास ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl गैस में कितना पानी? नहीं। तो ड्राई HCl गैस क्या होनी चाहिए? एसिड नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सूंघो फिर उसको, गलत हो जाएगा ना। तो ये कंसेप्ट ना तो 100% प्योर H2SO4 को एसिड मानता है और ना ड्राई HCl गैस को एसिड मानता है। ठीक है, तो लिखेंगे भैया अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट 100% प्योर H2SO4, 100% प्योर H2SO4 एंड ड्राई HCl गैस, एंड ड्राई HCl गैस, ड्राई HCl बोल रहा हूं ना, KCl का है लिखा है। अच्छा अंग्रेजी वाला H है वो? बाप रे बहुत बुरा लिखता है यार ये लड़का, कसम से। अंग्रेजी का अंग्रेजी में लिख बेटा, है उड़िया उड़िया में लिख दे रहा है। बताइए ऐसे लिख रहा है, किसी को नहीं समझ में आएगा। तभी तेरे नंबर 2-4 कम कटता होगा स्कूल में पक्का। बढ़ता है उड़िया में लिखने से? मैम नहीं समझ पाती। अच्छा चलो,
तो 100% प्योर H2SO4 and dry HCl gas cannot be considered as acid, cannot be considered as acid. According to this concept, according to this concept, according to this concept. अच्छा, मान लो कोई मुकेश अंबानी के पास डोनेशन मांगने जाते हैं, जैसे बिल गेट्स है ना, ये लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, आप सुनते रहोगे मालूम कि इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए और अपनी 90% जायदाद जो है वो दान कर दी। साले कमाई क्यों, पहले हमारे जैसे लोगों को कमा लेने देता है ना। बहुत सारे, अभी कल परसों ही पढ़ रहा था, किसी ने बोले बहुत कमाए, 98% अपनी जायदाद दान कर दी, तो भी 10-12 करोड़ रुपए बचे उसके पास, या 10-12, बहुत पैसे वाला आदमी था कोई, है ना। तो क्यों ये लोग दान कर देते हैं। अब मेरे से कोई बोले सर 98% दान कर दो, तो मेरे ये भी दान करना पड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, है ना। तो मैं दान कर सकता हूं क्या? नहीं। H+ आयन कौन डोनेट कर सकता है? जिसके पास H+ आयन हो। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे सब्सटेंस जिनके पास H+ आयन नहीं है वो बेचारे दान नहीं कर सकते, और दान नहीं कर सकते मतलब वो एसिड नहीं होंगे। जैसे CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसिडिक होती। बायो पढ़ने वाले बच्चों को भी अच्छे से पता है, एसिडिटी बढ़ जाती है शरीर में CO2 के बढ़ने से। CO2 एसिडिक होती, लेकिन इसमें कितना हाइड्रोजन है? एक भी नहीं। SO2, SO3 एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसों में से एक है, ये एसिडिक होती हैं, लेकिन इनमें H+ आयन नहीं। तो लिखेंगे सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंटेन, दूसरा ड्रॉबैक है, सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंटेन H+ आयन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एसिड, कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एसिड, which do not contain H+ ion cannot be considered as acid, and the substances which do not contain, and the substances which do not contain OH- ion cannot be considered as base, which do not contain OH- ion cannot be considered as base, cannot be considered as base। तो ये इसके दो ड्रॉबैक है। अब ये दो ड्रॉबैक को दूर करने के लिए दो कंसेप्ट और है। पहले कंसेप्ट में पहला ड्रॉबैक दूर होगा, दूसरे कंसेप्ट में दूसरा ड्रॉबैक दूर होगा, लेकिन वो सारे कंसेप्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है, इसलिए आज के लिए छुट्टी। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो निकलना शुरू करो, एंजॉय करो छुट्टी अपनी।